नमस्कार, मैं दीपक आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में फिर से स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? हम लोग जैसा भी पढ़ रहे थे अभी पीछे के क्लास में, उत्तर मुगल काल के बारे में हम लोगों ने 2 कक्षाएं दे दी। स्वतंत्र आपको बताना था कि विदेशी कंपनियों के बारे में हम लोगों ने 3 क्लासेस में उस क्लास को पूरा करवाया, जो कि बहुत लाभकारी सिद्ध होगा आपके जेपीएससी, बीपीएससी और नीचे के एग्ज़ामों के लिए जो ग्रुप डी वाले दे रहे हैं, एनटीपीसी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, या तो और जितने भी ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम होंगे या ग्रुप बी के एग्ज़ाम होंगे, उनमें बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आइए जानते हैं आज उत्तर मुगल काल के तीसरे पार्ट को, और यह अंतिम पार्ट होगा उत्तर मुगल काल का। आपको बेहतर तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि इस तीसरे पार्ट में कुछ ऐसे शासक आएंगे जो भारत के दुर्भाग्य को देखेंगे और अपने भी दुर्भाग्य को देखेंगे। एक बादशाह होते हुए भी आप मान के चलिए कि एक गुलामों की ज़िंदगी जिएंगे ये, और इन्हीं के बाद पूरा का पूरा भारत अंग्रेज़ों के हाथों में चला जाएगा। आइए जानते हैं उत्तर मुगल काल के अन्य बादशाहों के बारे में, जिसके बारे में हम लोगों ने कल के क्लास में पढ़ाया था, और आज का क्लास जो होगा उत्तर मुगल काल का वो अंतिम होगा। आइए जानते हैं। हम लोगों ने कल पढ़ा कि किस प्रकार से अहमद शाह के समय में आक्रमण हुए, उधमबाई का नाम आया, किबलाए आलम की उपाधि उन्होंने धारण की थी, और किस प्रकार से आगे के बारे में जाना। शाहजहाँ तृतीय तक के बारे में हम लोगों ने जाना है, शाहजहाँ तृतीय तक के। अब देखिए, शाहजहाँ तृतीय के बाद जो शासक बनेंगे वो शाह आलम द्वितीय बनेंगे। 1759 से 1806 तक इनका कार्यकाल रहेगा। दोस्तों, आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि 1759 से 1806 तक का कार्यकाल है, लगभग 46-47 बरस का कार्यकाल है, 46-47 साल का कार्यकाल है। लेकिन आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि ये वो पहला बादशाह था जिसने अंग्रेजों को एक तरह से पूरे के पूरा सल्तनत ही सौंप दिया और भारत के दुर्भाग्य का निर्माण किया। आइए जानते हैं किस प्रकार से। शाह आलम द्वितीय के बारे में आप जानिएगा, तो शाह आलम द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि शाह आलम द्वितीय जो था वो, उसका मूल नाम अली गौहर था। इसका मूल नाम अली गौहर था। दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अली गौहर किसका मूल नाम था। आप लोगों को मैंने बताया है कि बहुत सारे ऐसे शासक हैं जिनका मूल नाम कुछ और था और उनका राजगद्दी पर बैठने का नाम कुछ और था। आइए जानते हैं, आपको आंसर देना है कमेंट में कि किस प्रकार से किसका नाम शाह आलम था, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं शाह आलम द्वितीय के बारे में, और किसका नाम शाह आलम था इसके बारे में आपको बताना है, कमेंट में बताना है, ज़रूर बताना है इस चीज़ को। आइए जानते हैं। इसका नाम शाह आलम द्वितीय था और मूल नाम जो था वो अली गौहर, इसी का नाम था। कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप साथ साथ नोट्स करते चलें, ध्यान देते चलें, और इस प्रकार से आपका तैयारी बहुत बेहतर होगा। आप मेरे साथ तैयारी करते चले, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आइए जानते हैं इसके बारे में कि इसका मूल नाम अली गौहर था, लेकिन अली ने कभी इसका साथ ही नहीं दिया, कभी अल्लाह ने इसका साथ नहीं दिया। इसी के समय में आपको बता दें कि पानीपत का तृतीय युद्ध इसी के समय में हुआ, और दूसरा बक्सर का युद्ध इसी के समय में हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि पानीपत का तृतीय युद्ध मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ये मराठे कौन थे और अहमद शाह अब्दाली कौन थे? अहमद शाह अब्दाली के बारे में आपसे हम चर्चा कर चुके हैं। ये नादिर शाह का सेनापति ही था। अहमद शाह अब्दाली कोई दूसरा नहीं है। ये अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का सेनापति ही था। और नादिर शाह, जिसका आक्रमण दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला के समय में मैंने बताया था, ये उसी का सेनापति था जिसका आक्रमण हुआ मराठों को दंडित करने के लिए, और इस युद्ध में मराठे पराजित हो गए और अहमद शाह अब्दाली विजय हो गया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य था भारत के लिए। इस चीज़ को आपको जानते चलना है ना। अहमद शाह अब्दाली के बारे में और पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। जब मराठे पढ़ेंगे हम लोग, उस समय हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ को हमेशा याद में रखना है। आइए जानते हैं। इसी के समय में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। यही युद्ध जिसने भारत के दुर्भाग्य के रास्ते खोल दिए, यही युद्ध जिसने भारत को गुलामी की ओर ढकेल दिया, यही युद्ध
जिसमें 3 महाशक्तियां भी मिलकर अंग्रेजों को पराजित नहीं कर सकी। आप इस चीज को जानिएगा। बक्सर के युद्ध के बारे में थोड़ा चर्चा करें। यूं बक्सर का युद्ध हम लोग स्वतंत्र राज्यों के उदय में करेंगे। बंगाल का जब हम पढ़ाएंगे, कल ही के क्लास से स्वतंत्र राज्यों का उदय होगा और कल ही के क्लास में आपको में भी बक्सर के युद्ध के बारे में भी विशेष चर्चा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ सिर्फ आपको ये जानना है कि इसी शासक के समय में पानीपत का तृतीय युद्ध और बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों। इस चीज़ को आपको जानना है यहाँ पर, और कुछ नहीं, है ना। पानीपत का तृतीय युद्ध, आप निश्चिंत रहिए, हर चीज़ को कवरेज किया जाएगा, हर चीज़ डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आइए जानते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध तो हम लोग मराठाओं में पढ़ लेंगे और बक्सर का युद्ध हम लोग स्वतंत्र राज्यों के उदय यानी बंगाल को जब पढ़ेंगे उस समय पढ़ लेंगे। लेकिन जानते हैं थोड़ा सा कि बक्सर का युद्ध था क्या। 1764 में ये युद्ध हुआ था और 1764 में जब ये युद्ध हुआ तो 3 महाशक्तियाँ अंग्रेजों से एक साथ भिड़ी, है ना। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और बंगाल के अपदस्थ नवाब जिनको हटा दिया गया था मीर कासिम ने लड़ा था इस युद्ध को मिल करके। लेकिन देखिए इनकी अयोग्यता, देखिए इनके सैन्य बल में कमी, देखिए कि 3 महाशक्तियां मिलकर भी इस युद्ध को नहीं जीत पाई। और जब अंग्रेजों ने इन 3 महाशक्तियों को हरा दिया तो आप सोचिए कि अंग्रेज कितने ऊपर चढ़ गए होंगे और अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष रूप से भारत में अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित करने के प्रति आगे बढ़ गए। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जब कभी भी क्वेश्चन पूछे कि अंग्रेज वास्तविक रूप में शासक के रूप में किस युद्ध के बाद स्थापित हुए, तो आपको आंसर देना है बक्सर का युद्ध। पलासी का युद्ध मत मारिएगा दोस्तों, है ना, नहीं तो +1 के चक्कर में आपका -1.5 हो जाएगा, -2.5 हो जाएगा। याद रखिएगा, पलासी का युद्ध नहीं है ये। पलासी का युद्ध से तो उनको व्यापारिक छूट में प्राप्त हुआ था, शासक वर्ग में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद जब तीनों महाशक्तियों को इन्होंने हरा दिया तो तीनों महाशक्तियों को पराजित करने के बाद दोस्तों इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने हार मान ली और एक तरह से अपना अस्त्र डाल दिया अंग्रेजों के सामने कि लीजिए मेरे भारत को जितना लूटना है लूटिए, दुर्भाग्य का तमाशा सिर्फ हम देखेंगे और राज आप कीजिए। आइए जानते हैं बक्सर के युद्ध में, है ना, बक्सर के युद्ध का ही देन था इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। क्या है ये इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि? जब बक्सर का युद्ध हुआ तो बक्सर के युद्ध के दौरान जब बक्सर का युद्ध हार गए ये थे पक्षीय गुट। अभी आप लोगों को बताया मैंने कि बक्सर का युद्ध 2 तरफ से हुआ था, एक तो अंग्रेज थे और दूसरे तरफ 3 महाशक्तिशाली शासक लड़ रहे थे। एक मीर कासिम बंगाल का नवाब, दूसरा अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और तीसरा शाह आलम द्वितीय मुगल साम्राज्य के बादशाह, कहने के लिए बादशाह लेकिन 1 नंबर का कायर व्यक्ति, है ना। आप लोग जानिएगा, इसको तो चाहिए था कि ये मुगल बादशाह के पद की गरिमा बनाए रखे, कम से कम जिस समय तक ये युद्ध नहीं हुआ था दोस्तों। आप जानिएगा मेंस में भी ये काम देगा आपको, है ना। जब तक युद्ध नहीं हुआ था बक्सर का तब तक आपको मालूम होना चाहिए कि मुगल बादशाह से लोग डरते थे, अंग्रेज डरते थे। लेकिन जैसे ही शाह आलम द्वितीय ने मुगल बादशाह के तौर पर बक्सर का युद्ध लड़ा और जैसे ही अंग्रेजों ने उनको पराजित किया, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सब डर खत्म हो गया, क्योंकि उनको मालूम था कि इनकी शक्ति का अंदाज़ा मालूम था, इनके ऐश्वर्य विलासिता का जो नियम था वो मालूम था इनको, है ना। और इन लोग किसी से भी नहीं डरने लगे और महाशक्ति के रूप में उभरे अंग्रेज और किस प्रकार से गुलाम किए ये तो आप आगे जानिएगा ही। मॉडर्न हिस्ट्री पूरा अंग्रेज के बारे में ही पढ़ना है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। शाह आलम द्वितीय का ही ये भूल था कि मुगल साम्राज्य इसमें गया, अगर नहीं जाता मुगल साम्राज्य लड़ने तो कम से कम अंग्रेजों के बीच में डर तो होता दोस्तों। लेकिन इसका क्या दिमाग हुआ, या तो औरंगजेब के बाद जितने भी शासक आए बददिमाग ही हुए। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आइए ध्यान देते हैं कि इलाहाबाद की प्रथम संधि और द्वितीय संधि के बारे में। इसको तो विशेष तौर पर हम लोग बंगाल राज्य के उदय में ही पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको जानना होगा बंगाल राज्य के उदय में, अवध राज्य के उदय में पढ़ेंगे इलाहाबाद की संधि। लेकिन थोड़ा सा चर्चा यहाँ पर कर ले कि इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके किसके बीच हुई थी और इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके किसके बीच हुई थी, इसका चर्चा हम करते हैं। कुछ भी नहीं छूटेगा, हर चीज़ को सिक्वेंसली मैं और मेरी टीम
सिक्वेंसली इस चीज़ को लाया जाएगा। आपको कोई दिक्कत करने की आवश्यकता नहीं है, आपको शंका पालने की आवश्यकता नहीं है कि आपका कुछ भी पैराग्राफ छूटेगा या इलाहाबाद की संधि की चर्चा नहीं हो रही है या पानीपत का तृतीय युद्ध का चर्चा नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं छूटेगा दोस्तों। आप निश्चिंत रहिए इस चीज़ को, सिर्फ कंटिन्यूटी बनाए रखें, हर वीडियो को देखें आप, ताकि पीछे की बातों को समझ सके आप। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, है ना। पीछे की बातों को आप समझिएगा नहीं तो बस वही बात हो जाएगा, है ना, कि राम के बारे में पता ही नहीं है और हम लोग वनवास के बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना है आपको, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आइए जानते हैं इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके किसके बीच हुई। तो ये 12 अगस्त 1765 को हुआ था इलाहाबाद की प्रथम संधि। इलाहाबाद जिसे आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, हमारे योगी बाबा धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं नाम, प्रयागराज, अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ जिस प्रकार से होते जा रहा है ना, आपको प्रयागराज ही याद रखना होगा, नहीं तो समझिए कि योगी जी खिसिया जाएंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुई, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ना, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इलाहाबाद की प्रथम संधि, है ना, इलाहाबाद की प्रथम संधि जो हुई वो शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हुआ। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा जब हम आपको इलाहाबाद की प्रथम संधि की मुख्य बातों को बताएंगे, क्योंकि ये बहुत रूप से, है ना, बीपीएससी और पीसीएस को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। छोटे एग्जामों के लिए उपयोगी तो होगा ही होगा, लेकिन इतना डीप पढ़ाया जा रहा है कि आप पीसीएस के एग्जामों के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इससे इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ना। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो हुई वो बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुई और किसके बीच हुई, अंग्रेजों के बीच हुई। इसमें पता चलेगा आपको कि किस प्रकार से बादशाह ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आइए जानते हैं इलाहाबाद की द्वितीय संधि के बारे में। ठीक 4 दिन के बाद 16 अगस्त 1765 को ये इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। बहुत पसीना छूट रहा है ना, इस चीज़ को आप ध्यान में रखना है, ठीक है। मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारा समर्थन कीजिए, बहुत अच्छे तरीक़ा से इस चीज़ को पढ़ाया जा रहा है। आइए जानते हैं इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को हुई। ये अवध के नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें आपको पता चलेगा इन दोनों संधियों को विशेष तौर पर हम पढ़ाएंगे जब अलग राज्यों का उदय हम पढ़ाएंगे, अवध के बारे में पढ़ाएंगे, बंगाल के बारे में पढ़ाएंगे। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आपको बस बेसिकली यहाँ पर यही याद रखना है कि बक्सर के युद्ध का ही देन था इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इलाहाबाद की प्रथम संधि दोस्तों किसके किसके बीच, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच और अंग्रेजों के बीच हुई थी। और इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को शुजाउद्दौला और किसके बीच, शुजाउद्दौला और किसके बीच हुई थी, अंग्रेजों के बीच हुई थी। याद रखिएगा, है ना। इसमें संधि नहीं हुआ, इसमें भारत को बेचा गया। वो दुर्भाग्य भी कहा कि कहलाने को अपना बादशाह कहला रहे हैं, लेकिन अपनी जननी जन्मभूमि से जन्मभूमि को अपना ये बेच दे रहे हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आइए जानते हैं इसके बाद जब इलाहाबाद की संधि हो गई तो 1765 से 1772 तक इसी शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों के संरक्षण में रखा गया। अंग्रेजों का भी ये संरक्षण प्राप्त कर रहा है। बताइए, जिस मुगल बादशाह को अपने आवाम को सुरक्षा देना चाहिए था वो खुद अंग्रेजों के गोद में जा बैठा। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे भारत का क्या होगा, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का क्या होगा दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आइए जानते हैं 1803 में फिर से अंग्रेजों ने इसको क्या किया कि चूंकि देखिए 1765 से 72 तक तो ये था ही, 1803 में और ये बूढ़ा गया, ये पगला, है ना। इसको इतना समझ में नहीं आया कि हम किए क्या, अंग्रेजों को क्या सौंप दिए हम इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत, है ना। ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा की संपूर्ण दीवानी दे दिया था इसको कि जाइए जो करना है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के साथ वो आप कीजिए, है ना। इसको इतना नहीं समझ में आया कि ये किस गर्त में भेज रहा है, अंग्रेजों के हाथों में भेज रहा है, जिसके बाद आवाम 200 सालों तक इस चीज़ को झेलेगी। आइए जानते हैं, ध्यान से देखिएगा। 1803 में ये पूरी तरह से अंग्रेजों के अधीन हो गया और 1803 में दिल्ली से पूरी तरह से नियंत्रण खत्म हो गया। किसका, मुगल बादशाहों का दोस्तों। इस चीज़ को आपको याद रखना है, दिल्ली से पूरी तरह से नियंत्रण खत्म। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वो कौन सा वर्ष था या कौन सा शासक था
जिसके समय में दिल्ली से पूरी तरह से नियंत्रण खत्म हो गया मुगल बादशाहों का और अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो गई। तो 1803 मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इस चीज़ को आपको याद रखना है, बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है इसको। आइए जानते हैं 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या कर दी गई और ये बेचारा पेंशन पर जी रहा था, बताइए, है ना। 1865 के बाद शाह आलम द्वितीय पेंशनधारी बन गया था, बताइए। जिस मुगल बादशाह का, अकबर का हम चर्चा करते हैं, एक ऐसा बादशाह जिसने अपनी आवाम के लिए क्या नहीं किया, आवाम को जो मन था वो देता था, आवाम के साथ बहुत सारी सुरक्षाएं दी, आवाम को एक अच्छा लाइफ दिया। अकबर का काल एक बहुत बेहतर काल माना जाता है आवाम के लिए, है ना। उसी के वंशजों में देखिए, है ना, इनको अपना देश तो नहीं चलाने आया, अपना राज्य तो नहीं चलाने आया, लेकिन ये अंग्रेजों के पेंशनधारी बन गए, बताइए। जो देश का मालिक था वही बाहरियों से पेंशन लेने लगा। इसलिए दोस्तों आपको याद रखना है, घर में कितना भी कलेश हो, घर में कितना भी दिक्कत हो, बाहरियों की बातों को आप ना सुने। बाहरी सिर्फ मज़ा ही लेंगे, बाहरी कुछ करेंगे नहीं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ना। बाहरी सिर्फ मज़ा लेंगे और मौका चलते, है ना, आपके घर में ही सेंध मार देंगे। यही तो हुआ भारत के साथ, यही तो दुर्भाग्य है भारत का, है ना। एक तरह से कहिए हम लोगों का भी दुर्भाग्य है कि हम इस घटना का वर्णन कर रहे हैं और आप इस घटना को सुन रहे हैं कि क्या क्या हुआ हमारे भारत के साथ। सोन चिड़ैया कही जाने वाली, सोने की चिड़ैया कही जाने वाली भारत के साथ किस प्रकार से विदेशियों ने इसे लूटा और मुगल बादशाह देखते रह गए। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। 1806 में इसकी मृत्यु हो गई दोस्तों, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो शासक बना वो अकबर द्वितीय बना। 1806 से 1837 तक का इसका कार्यकाल था। इसके बारे में आपको समझना है, मात्र एक ही पॉइंट इसके बारे में पूछा जाता है और बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट पूछा जाता है इसके बारे में, है ना। इसी के समय में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने क्या किया कि पेंशन बंद कर दिया मुगल बादशाह का। अब बताइए, जो पेंशन वो दे रहा था वो बंद कर दिया, शासन भी छीन लिया, तो बेचारा खाए कहाँ से और रहीसी कहाँ से करे, है ना। तो इसने क्या किया, उस समय के बहुत बड़े ज्ञाता, बहुत बड़े विद्वान थे, नाम था राजा राम मोहन राय। बहुत बड़े समाजवादी हुए, बहुत बड़े समाज सुधारक हुए। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। राजा राम मोहन राय, है ना, बहुत बड़े वकील थे ये, और इन्हीं को अकबर द्वितीय ने कहाँ भेजा, लंदन भेजा अपने पेंशन का मुकदमा लड़ने के लिए। उस समय राजा थे ब्रिटेन के, कौन, विलियम चतुर्थ। विलियम चतुर्थ के दरबार में मुकदमा लड़ने के लिए कहाँ भेज दिया दोस्तों, लंदन भेज दिया, है ना। और अकबर द्वितीय से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि अकबर द्वितीय ने ही मोहन राय को, राम मोहन राय को राजा की उपाधि से सुशोभित किया था। उसी समय से मोहन राय, राम मोहन राय किसके नाम से जाना जाने लगा, राजा राम मोहन राय के नाम से जाना जाने लगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है, बहुत बेहतर क्वेश्चन है, इस चीज़ को याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय के बारे में जब हम पढ़ाएंगे समाज सुधार आंदोलनों को, तो उस समय आपको बेहतर तरीके से बताया जाएगा कि राजा राम मोहन राय ही थे जिन्होंने सती प्रथा का अंत करवाया। राजा राम मोहन राय ही थे जो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, वेदांत सभा के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय ही थे जो बहुत सारे फारसियों के जानकार थे, मिरातुल अखबार इन्होंने लिखाला, है ना। राजा राम मोहन राय के बारे में जानेंगे दोस्तों, है ना। जब ये लंदन गए तो लंदन में ही इनकी मृत्यु 1831 में, आपको याद रखना है कि ब्रिस्टल नामक स्थान में हो गई, है ना। बेचारे गए थे मुकदमा लड़ने, अपनी ज़िंदगी का मुकदमा ही ये हार के आ गए लंदन में, और ब्रिस्टल में ही इनका क्या है, समाधि है। ब्रिस्टल में ही इनका एक तरह से मोनूमेंट बनाया गया है, समाधि है दोस्तों। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ब्रिस्टल नामक जगह पर इनकी मौत हो गई थी राजा राम मोहन राय की। ये तो हम चर्चा करेंगे ही, है ना। राजा राम मोहन जब चर्चा करेंगे तो उस समय ज़रूर चर्चा करेंगे, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, है ना। और अकबर द्वितीय से संबंधित एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है, इसी के बारे में कहा जाता है कि शासक का शासन, बादशाह का शासन सिर्फ लाल किले तक सिमट के रह गया। बाहर में कोई बादशाह को नहीं पूछता था, बाहर में सिर्फ अंग्रेजों का चलती चलता था। हाय रे दुर्भाग्य, है ना। एक बादशाह अपने लाल किले का ही बादशाह बन के रह गया। वह बादशाह अकबर के वंशज जिन अकबर का
पूरे हिंदुस्तान पर सिक्का चलता था, पूरे हिंदुस्तान में नाम होता था, पूरी दुनिया में नाम था। उनके वंशज सिर्फ लाल किले तक ही सीमित रह गए। यही तो दुर्भाग्य था, है ना। आइए जानते हैं, इसी के समय में मुगल सिक्के चलना बंद हो गए। मुगल सिक्के को बैन कर दिया अंग्रेजों ने। बोला कि नहीं, है ना, हम लोग आए थे व्यापार करने, अब शासक बन गए हैं, अब सिक्का हम लोगों का ही चलेगा, सिक्का तुम लोग का नहीं चलेगा, है ना। क्या दुर्भाग्य है, आप इस चीज़ को समझिएगा, है ना। पहले पेंशन दिया, पेंशन के बाद फिर पेंशन बंद कर दिया, पेंशन बंद करने के बाद मुगल सिक्का चलना बंद हो गया। सोचिए, लाल किले का राजा तक ही सिमट के रह गया, है ना। आप अगर गहराई से इस चीज़ को सोचिएगा तो ये कोई हास्यास्पद घटना नहीं है दोस्तों, ये भारत को गर्त के तरफ ले जा रहा है धीरे धीरे, है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आइए जानते हैं अगले बादशाह के बारे में, और यही अंतिम बादशाह होंगे मुगलों के बहादुर शाह द्वितीय। और ये बहादुर शाह द्वितीय ही थे, इस चीज़ को आपको याद रखना है, बहादुर शाह द्वितीय ही थे जो जफर नाम से गज़लें लिखा करते थे। आपको एकदम याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि बहादुर शाह द्वितीय का ही उपनाम क्या था दोस्तों, जफर था। जफर उपनाम से ये गज़ल लिखा करते थे, बहुत बड़े गज़ल प्रेमी थे बेचारे, है ना। बहादुर शाह के नाम से, बहादुर शाह द्वितीय तो नाम था, लेकिन जफर के नाम से, उपनाम से ये गज़ल लिखा करते थे, है ना। याद रखिएगा, इस चीज़ को आपको याद रखना है कि जफ़र के नाम से ये गज़ल लिखा करते थे, इसीलिए इनको बहादुर शाह जफ़र भी कह दिया जाता है कभी कभी। आप अंतर समझिए, बहादुर शाह प्रथम को शाह आलम नाम था उनका मूल नाम, और बहादुर शाह जफ़र का मूल नाम बहादुर शाह द्वितीय था। इस चीज़ को आपको समझना है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे या कन्फ्यूज़न क्रिएट करे कि बहादुर शाह प्रथम था अंतिम मुगल बादशाह कि बहादुर शाह द्वितीय था अंतिम मुगल बादशाह, तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि बहादुर शाह द्वितीय ही था जिनके साथ जफर का उपनाम लगता है। इसी उपनाम से ये गज़लें लिखा करते थे, इस चीज़ को याद रखिएगा। आपको बताना है कि सिकंदर किस उपनाम से कविता लिखा करता था, आप इस चीज़ को बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सिकंदर लोदी के बारे में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ना। 1857 के क्रांति के नेता यही थे, है ना। अब बहुत कम दिन बचे हैं जब हम 1857 की क्रांति की शुरुआत करेंगे दोस्तों, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। 1857 की जो सैनिक विद्रोह हुई, जो एक तरह से जिसमें लक्ष्मीबाई भी कूदी, नाना साहेब भी कूदे, अजीजन बाई भी कूदी, है ना, उस 1857 की क्रांति के राष्ट्रीय नेता कौन थे? बहादुर शाह जफर ही थे। इस चीज़ को आपको याद रखना है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये अंतिम मुगल बादशाह हुए, है ना। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर याद रखना है, एक चीज़ को समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखना है, एक चीज़ को आपको ध्यान देना है यहाँ पर दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये अंतिम मुगल बादशाह थे और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में, आपको इसको ध्यान में रखना है। आइए जानते हैं, इसी बादशाह का कथन था, ध्यान से समझिएगा। पहले इनके कथन को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यही 1857 के क्रांति के नेता थे और इनको 1857 की क्रांति में लीड करने के लिए हडसन नामक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा, हडसन और निकलसन दो अंग्रेज अधिकारी बताए जाते हैं, इनके द्वारा हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया गया दिल्ली में। पॉइंट नोटेड कीजिएगा, हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया गया दिल्ली में, और इस चीज़ को आपको याद रखना है कि हुमायूं के मकबरे से इनको गिरफ्तार किया गया था, आपको ध्यान में रखना है इसको, है ना। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है दोस्तों, है ना, ताजमहल का पूर्वागामी इसे कहा जाता है ना। आप मेडिवल हिस्ट्री में जब हम आपको पढ़ाएंगे तो ये सब बातें की चर्चा करेंगे, आप निश्चिंत रहिए, है ना। मेरे तरफ से और भी क्लासेस बढ़ाई जाएंगी, टेंशन मत लीजिए आप। आइए जानते हैं कि इनको जब गिरफ्तार किया गया तो इनको गिरफ्तार करके और रंगून भेज दिया गया। आप जानते हैं रंगून कहाँ है? रंगून भारत का पूर्वी पड़ोसी देश है, याद रखिएगा। रंगून यानी बर्मा, बर्मा यानी म्यांमार के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसकी राजधानी अभी नाइपी ताओ है ना। रंगून, पहले रंगून ही थी राजधानी इसकी, और रंगून भेज दिया गया और रंगून में इनकी मृत्यु 1862 में हो जाती है। और इस बादशाह का दुर्भाग्य देखिए कि इसको 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुआ अपने देश का, अपने माटी का, है ना। कहते रह गए कि भाई हमको गिरफ्तार तो करबे किया, अंतिम समय आ गया हमारा,
हमको अपने देश में दफनाना ले जाके, हमको अपने देश में दफनाना ले जाके। लेकिन अंग्रेज़ों ने एक नहीं सुनी। 1862 में इस बेचारे की मृत्यु हो गई और यही अंतिम मुग़ल बादशाह थे। इसके बाद कोई मुग़ल बादशाह बना ही नहीं, या तो फिर अंग्रेज़ों के अधीन ही सारा चीज़ चला गया, जो हम समझाएंगे अभी स्वतंत्र राज्यों के उदय में। ये अंतिम मुग़ल बादशाह थे दोस्तों, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ना। इन्हीं बादशाह का कथन था, आप समझिएगा 1862 में इनकी मृत्यु हो गई रंगून में। इन्हीं बादशाह का कथन था, ये कथन कई बार पूछा जाता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मैं वो अभागा बादशाह हूँ, है ना, ध्यान से पढ़िएगा, मैं वो अभागा बादशाह हूँ। नोट डाउन कीजिएगा, ये कई बार क्वेश्चन में पूछता है दोस्तों कि मैं वो अभागा बादशाह हूँ जिसको अपने मातृभूमि की 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। बताइए, है ना, कहने के लिए बादशाह पूरा हिंदुस्तान उनका, लेकिन उनके इंतकाल के बाद, उनकी मृत्यु के बाद उनके शव को दफनाने के लिए 2 गज जमीन भी अंग्रेजों ने नहीं दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, किस काम की ऐसी बादशाहत जो अपने भूमि से अलग कर दे, है ना। आइए जानते हैं इनके बारे में। इन्हीं के समय में मिर्ज़ा गालिब हुए। मिर्ज़ा गालिब इन्हीं के दरबार में थे। बहुत महत्वपूर्ण है ये, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है मिर्ज़ा गालिब के बारे में। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ को समझना है ना, कि मिर्ज़ा गालिब के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिर्ज़ा गालिब किसके दरबार में थे। तो मिर्ज़ा गालिब किसके दरबार में थे, तो मिर्ज़ा गालिब जो थे इसी बहादुर शाह द्वितीय के दरबार में थे। इस चीज़ को आप ध्यान में, मिर्ज़ा गालिब के बारे में आप याद रखिएगा कि मिर्ज़ा गालिब इन्हीं के दरबार में थे और मिर्ज़ा गालिब अपने बेहतरीन शायरो शायरी के लिए जाने जाते थे दोस्तों। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। मिर्ज़ा गालिब के बारे में आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ये वही मिर्ज़ा गालिब है जिन्होंने आशिकों के लिए इतने अच्छे अच्छे शायरियों का निर्माण कर दिया कि आज भी इनके शायरी को गाने में प्रयोग किया जाता है ना। इनका एक शायरी बड़ा मशहूर हुआ, बहुत ख्याति प्राप्त किया इनका शायरी, है ना। समझ लीजिए कि ये आशिकों का टाइटल ही है ना। इस चीज़ को आप समझिएगा, है ना। इनकी एक शायरी थी, मैं कुछ 2 लाइनें पढ़ देता हूँ इनकी, है ना, ताकि आपको भी अच्छा लगे थोड़ा। आप लोग भी सोचते होंगे खाली आता है पढ़ाते रहता है, कुछ इंटरटेनमेंट नहीं, इस बैच को पढ़ाया ही जा रहा है पीसीएस को मान के। आइए जानते हैं मिर्ज़ा गालिब की वो प्रसिद्ध शायरी, वो प्रसिद्ध गज़ल जो मिर्ज़ा गालिब ने कहा था। इस चीज़ को हम जानेंगे, है ना, जानिएगा, है ना। मिर्ज़ा गालिब ने इस शायरी को लिखा था मुग़ल दरबार में ही और बहादुर शाह जफ़र बड़ा प्रसन्न हुआ था इस शायरी से। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ये भी गज़ल का प्रेमी, ये भी गज़ल के प्रेमी, ये तो गज़ल के समझ लीजिए कि एक तरह से बादशाहत थी इनको गज़लों में, याद रखिएगा, है ना। इन्हीं का कथन था कि मैं ज़िंदगी भर ढूंढता रहा वफ़ा, मैं ज़िंदगी भर ढूंढता रहा वफ़ा की तलाश करने में, मैं ज़िंदगी भर गुम रहा वफ़ा की तलाश करने में गालिब, लेकिन पता नहीं था कि एक दिन अपनी सांसें भी बेवफा हो जाएंगी। ये गालिब का ही शायर था दोस्तों। शायद मुझसे उतना अच्छा बोला नहीं गया, लेकिन आप इस चीज़ को याद रखिएगा, है ना। ये सब शायरी हैं, पूछे तो नहीं जाएंगे क्वेश्चंस में, लेकिन मिर्ज़ा गालिब का जब जिक्र आ गया तो इस चीज़ को हम लोग बता दिए। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ना, कि मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि मैं ज़िंदगी भर वफ़ा की तलाश में घूमता रहा गालिब, लेकिन पता नहीं था कि जिस वफ़ा की तलाश में हूँ उसकी वजह से हमारी सांसें भी बेवफा हो जाएगी हमसे, है ना। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा मिर्ज़ा गालिब के बारे में, है ना। बहादुर शाह जफ़र के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इनका मृत्यु 1862 में रंगून में हो गया, मैंने बता ही दिया है आपको। हडसन और निकलसन के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया था। अब मुग़ल बादशाहों का जो चर्चा था वो समाप्त हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मुग़ल बादशाहों का पतन हो गया, मुग़ल सल्तनत क्यों समाप्त हो गया दोस्तों। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ को मनन करना है ना, ध्यान में रखिएगा। जैसे देखिए मुग़ल बादशाहों के पतन का कारण कुछ इस तरह से था, अयोग्य उत्तराधिकारी, है ना। आपको पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ कि उत्तराधिकारी इनकी अयोग्य हुए, अयोग्यता इनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। जैसा औरंगजेब था, अकबर था, शाहजहाँ था, जहांगीर था, वैसा इन लोगों में नहीं था। इन लोगों को शासन प्रशासन से कोई मतलब ही नहीं। इन लोग वेश्यावृत्ति के तरफ, ऐश्वर्य विलासिता के तरफ, शराब के तरफ, अंग्रेजों को दिए गए नए नए उपहारों की तरफ बड़े ज़्यादा प्रभावित होते थे, है ना। जब लत लग गया यहाँ सिगरेट पीने का तो बीड़ी कौन पूछता है, वही वाला हिसाब है यहाँ पर। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना
है ना। ऐसा लत लगा इन लोगों को पश्चिमी सभ्यता का, पश्चिमी शराब का, ऐश्वर्य विलासिता का, कि इन लोगों ने अपने साम्राज्य की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। यानी कहने का मतलब है कि बंदर को रोटी दिखा करके और बंदर से फल छीन लिया गया। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ना। दूसरी कारण है इसकी अमीरों की गुटबंदी। और आपको बताएं कि कोई भी सल्तनत तभी समाप्त होता है जब कोई अपने घर का विभीषण पैदा हो, अपने घर का गद्दार पैदा हो। दोस्तों, इस चीज़ को आपको समझना है। आइए जानते हैं अमीरों की गुटबंदी से आपको समझना चाहिए। जब हम सैयद बंधुओं के बारे में बताए थे तो ये अमीरों की गुटबंदी ही थी, जिसमें सैयद बंधुओं को, है ना, आपको समझना चाहिए कि सैयद बंधु अमीर ही तो थे, जिन्होंने जहांदार शाह को मरवाया, फर्रुखसियर को बनाया, फिर उसको मरवाया, रफीउद्दौला बना, रफीउद्दर्जात बना, है ना। ये अमीरी गुटबंदी देख के जब आपके घर में फूट पड़ेगा तो दूसरा तो घुसेगा ही घुसेगा। यही चीज़ था, ये अयोग्यता का कारण था। बाहरी आक्रमण भी काफ़ी ज़्यादा हुए, है ना। रहवा कमजोर तो बाहरी आक्रमण नहीं होगा, है ना। घुसल है घर में, दारू पी रहा है तो शराब पी रहा है, बाहरी क्या हो रहा है आक्रमण। मुगल बादशाह को चाहिए था कि वो क्या करे, मुगल बादशाह जाए, लड़े, है ना, पराजित करे, अपनी आवाम को बचाए। लेकिन इन लोग तो विदेशियों के गोद में ही चले गए, है ना। आइए जानते हैं तीसरा, ब्रिटिशर्स का हस्तक्षेप काफ़ी बढ़ गया था और ब्रिटिशर्स एक तरह से शासक वर्ग के रूप में शामिल हो गए। पहले व्यापारी वर्ग के रूप में थे, अब शासक वर्ग के रूप में शामिल हो गए। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आइए जानते हैं, है ना। और पांचवा सबसे महत्वपूर्ण कारण कि प्रमुख फरमान जो जारी किए गए। आप लोग देखें कि एगो फोड़ा ठीक करने के चक्कर में फर्रुखसियर फरमान जारी कर दिया कि जाइए दस्तक लीजिए और बंगाल, बिहार, उड़ीसा और झारखंड उड़खंड जो भी वर्तमान है उसमें आप मुक्त व्यापार कीजिए। ले, बाप के था उसका, दे दिया, मुक्त व्यापार कीजिए। बापे के था, मुक्त व्यापार करने के लिए छूट दे दिया, है ना। इस प्रकार से हम लोगों ने 3 क्लास में प्रमुख उत्तर मुगल काल के बादशाहों को अंत कर दिया, है ना। 2 टॉपिक हम लोगों ने समाप्त कर दी, 2 चैप्टर हम लोगों ने समाप्त कर दिया। दोस्तों, अब हम लोग कल के क्लास से अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से, है ना, आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से 2 टॉपिक को हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तीसरा जो चैप्टर होगा आपका वो होगा प्रमुख स्वतंत्र राज्यों का उदय, जैसे में बंगाल, जैसे में अवध, जैसे में आपको बताएंगे और भी पंजाब राज्य, ये सब जो स्वतंत्र हुए मुगल बादशाहों के अधीनता से परे हो गए, है ना। इस चीज़ को आपको जानना है, इस चीज़ को समझना है। धन्यवाद, है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आप देखने के लिए धन्यवाद और ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें ताकि मैं लाइव आके और बेहतर तरीक़ा से आपको पढ़ा सकूं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ना। इस चीज़ के लिए धन्यवाद दोस्तों, और दुआओं में याद रखिएगा, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें। धन्यवाद। चलो जाते जाते दोस्तों एक बार फिर से, चूँकि मिर्ज़ा गालिब का नाम आया था तो मैं मिर्ज़ा गालिब का एक और शायरी अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इन शायरों की पद्धति कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है ना। जानिएगा, सुनिएगा इसको, है ना। मैंने मोहब्बत के नशे में उसे खुदा बना डाला, होश तब आया जब उसने कहा खुदा किसी एक का नहीं होता। जिस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा इसको दोस्तों, है ना, अब ये क्लास समाप्त हो गया आपका उत्तर मुगल काल का, और जाते जाते मैं मिर्ज़ा गालिब की एक और शायरी अदा करना चाहता हूँ। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज मुझको लगता है कि मिर्ज़ा गालिब जैसे महान शायरों का दौर ख़त्म होते जा रहा है और इनको आगे लाना चाहिए दोस्तों, है ना। तो जितना हमसे बन पड़ रहा है उतना करते हैं। शायद ये शायरी सुनने के बाद आप लोगों को लगे कि मिर्ज़ा गालिब के बारे में पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए उनके बारे में। आप तो सिर्फ यही जान रहे हैं ना कि बहादुर शाह द्वितीय के बारे में था। तो आइए मिर्ज़ा गालिब की शायरी के साथ इस क्लास का हम लोग अंत करते हैं, है ना। आइए। मैंने मोहब्बत के नशे में उसे खुदा बना डाला, मैंने मोहब्बत के नशे में उसे खुदा बना डाला, होश तो तब आया जब उसने कहा कि खुदा किसी एक का नहीं होता, खुदा किसी एक का नहीं होता। धन्यवाद।